नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स और ग्रामर एमसीक्यूज पर आधारित 50 सेंटेंसेस और सीरीज है सेकेंड। तो आइए शुरू करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जिनको आपको करेक्ट करना है, जिसमें पहला सेंटेंस है आवर टीचर इज इंटेलिजेंट इजंट इट। यहाँ पर सेंटेंस है अवर टीचर इज इंटेलिजेंट और इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग है इजंट इट। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं इसके बारे में आपको बता दूं कि बहुत से लोग जैसे अपने बात करते समय लास्ट में जोड़ देते हैं है ना, यानी एक प्रकार से वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं क्या ऐसा है या नहीं। तो इसी प्रकार से अवर टीचर इज इंटेलिजेंट सेंटेंस और इसी सेंटेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन टैग है। टैग का मतलब होता है नथी करना, यानी क्वेश्चन को यहाँ पर टैग किया गया है। और इसके पीछे का रूल क्या होता है, दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वो कोई नाउन है तो उसके बाद में प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें। और जो भी टेंस है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाएगी। और तीसरी बात यहाँ पर होती है, जो भी सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव है उसके जस्ट अपोजिट में क्वेश्चन टैग होगा। जैसे सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव में तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आवर टीचर इज इंटेलिजेंट, इसका अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस करते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई जाएगी, इज हो जाएगा, फिर आवर टीचर दोबारा नहीं लिखेंगे, उसके बदले हम प्रोनाउन लगा सकते हैं तो इसके बदले लिख देंगे इज ही। और इंटेलिजेंट लिखने से पहले हमें सेंटेंस का अपोजिट करना है, अफर्मेटिव निगेटिव वाला। तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो इसका निगेटिव करेंगे। तो सेंटेंस बन रहा है इज ही नॉट इंटेलिजेंट, इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। अब इज ही नॉट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज और नॉट को एक साथ जब जोड़ा जाएगा तो इजंट भी कहा जा सकता है। तो हमारा इंट्रोगेटिव इस तरह से हो जाएगा इजंट ही इंटेलिजेंट, क्योंकि हम क्वेश्चन टैग कर रहे हैं तो उसमें इंटेलिजेंट को साथ में लिखने की आवश्यकता नहीं, तो बचेगा इजंट ही। तो यहाँ पर इजंट इट जो लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग ये गलत है, यहाँ पर सही क्या होगा इजंट ही। तो यहाँ पर अब मुख्य चीज क्या समझ रहे हैं कि क्वेश्चन टैग जब भी करना होगा तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना होगा। जो भी सेंटेंस दिया गया वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन टैग में। जैसे यहाँ पर इट लिख दिया गया ये गलत है क्योंकि टीचर के अनुसार ही आना चाहिए। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की प्रयोग होनी चाहिए। जैसे सेंटेंस में अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार डिड का प्रयोग होगा। यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया था इसलिए क्वेश्चन टैग में इज आया है। सेंटेंस निगेटिव नहीं था तो निगेटिव किया गया। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला सेंटेंस देखिए, बोथ यू एज वेल एज योर ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज टुमारो। इस सेंटेंस को आप चाहे तो दो प्रकार से सही कर सकते हैं। एक तो ये कि बोथ के साथ में एंड का प्रयोग होता है, ना कि एज वेल एज का। तो एज वेल एज की जगह पर एंड कर दें, सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि एज वेल एज बना रखें, बोथ को हटा दें। लेकिन एज वेल एज के साथ में एक बात और ध्यान रखनी होगी आपको हमेशा कि एज वेल एज के साथ में वर्ब का प्रयोग उसके अनुसार होगा जो सब्जेक्ट पहले प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर यू पहले लिखा है तो उसके अनुसार हर प्रयोग हो जाएगी वहां पर। तो इस सेंटेंस को आप दो प्रकार से कर सकते हो। एक तो ऐसे बोथ यू एंड योर ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज टुमारो, या फिर ऐसे कह सकते हो यू एज वेल एज योर ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज टुमारो। अगला सेंटेंस ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और हु, हुम, हुज ये मैन फैक्टर के क्वेश्चंस हैं और कंजंक्शंस भी हैं। लेकिन जब चॉइस होती है तब वो व्यक्ति होने के बावजूद भी चॉइस वाले सेंटेंस में व्हिच का प्रयोग किया जाएगा, ना कि हु। यहाँ पर हु नहीं लगेगा, व्हिच आएगा। अगला है ही इज टॉकिंग ऑफ द वुमेन हु ही सेड ही मेट इन अमेरिका। यहाँ पर पूरा सेंटेंस तीन पोर्शन में है, जिसमें ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब का काम कर रही है जो बीच में केवल उसको लिख दिया गया है। अगर हम ही सेड वहां से हटा दें
तो हमारा सेंटेंस इतना बचता है, ही इज टॉकिंग ऑफ द वुमेन हु ही मेट इन अमेरिका। इस तरह से ये सेंटेंस गलत हो रहा है। क्या कि जो सेकेंड पोर्शन में जो हमें ही मिल रहा है, जब ही सैड हटा लेंगे उसके बाद हम देख रहे हैं ही मेट इन अमेरिका, इसमें जो ही का प्रयोग किया गया है ये गलत है, यहाँ पर ही नहीं होगा, तो सीधे होगा हु मेट इन अमेरिका। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन बोलचाल के अनुसार उसने उसको बीच में भी लिख दिया, तो बीच में लिखना गलत नहीं है, लेकिन उसके बीच में लिखे जाने की वजह से सेंटेंस का अर्थ कंफ्यूजन पैदा करने लगा है। अगर उसको हटा देते हैं तो स्पष्ट अर्थ हो जाएगा, लेकिन रखना उसको वहीं पर, सेंटेंस करेक्शन करेंगे तो हमें केवल ही हटाना है। अगला है दिस इज द सेम शर्ट विच आई बॉट। विच का प्रयोग वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो शर्ट यहाँ पर थिंग्स में है, वस्तुओं के लिए है, तो विच का प्रयोग सही है, लेकिन विच का एंटीसीडेंट शर्ट है और उस शर्ट से पहले अगर ऑल, एनी, नन, ओनली, सेम जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाएगा, तो विच की जगह पर हो जाएगा दैट। अगला है आई शैल गिव यू ए बुक एंड द सेम इज वेरी यूजफुल। यहाँ एंड के बाद द सेम जो लिखा गया है ये बुक के लिए आया है, लेकिन द सेम का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रोनाउन जब आएगा तो ए बुक के बदले में इट का प्रयोग किया जाएगा, तो बनेगा आई शैल गिव यू ए बुक एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। अगला है ही बॉट द बुक एंड पुट इट इन द बैग। जब कोई चीज़ किसी वस्तु की आंतरिक सीमा में प्रवेश करती तो फिर प्रीपोजिशन इन नहीं आती, तब इनटू का प्रयोग होता है। इन का प्रयोग तब किया जाता है जब कुछ आंतरिक सीमा में स्थिर है। अगला सेंटेंस है दैट वी सॉ सरप्राइज्ड ऑल एंड वन प्रेजेंट एट द फंक्शन। यहाँ पर दैट का प्रयोग किसी नोन चीज़ों के लिए, ज्ञात चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पूरे सेंटेंस में ये नहीं पता चला है कि आखिर उसने देखा क्या है, लोग किस बात से सरप्राइज हुए थे, ऐसा कुछ नहीं पता चला। और जब अननोन वस्तु होती है तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है, तो बनेगा व्हाट वी सॉ, जिसका अर्थ निकलेगा जो हमने देखा। व्हाट वी सॉ सरप्राइज्ड ऑल एंड वन प्रेजेंट एट द फंक्शन। नेक्स्ट है दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन देम। काइंड, शॉर्ट के साथ में दीज, दोज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये शब्द प्लूरल नहीं होते हैं, तो इसको सही ऐसे करेंगे दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन देम। अगला है आई हैव नेवर सीन ए मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। कंप्लीट, यूनिक, परफेक्ट, चीफ जैसे शब्द कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, तो इस कंप्लीट के साथ में जो मोर का प्रयोग कर दिया गया ये गलत है। ये सामान्य रूप से ऐसे रहेगा आई हैव नेवर सीन ए कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। अगला है लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनका यूज कब होता है? लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा नहीं, और द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा लेकिन संपूर्ण। यहाँ पर कह रहे हैं लिटिल कॉमन सेंस मतलब ना के बराबर ज्ञान, ना के बराबर समझदारी आपको कामयाबी दिला सकती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी भी अगर समझदारी है तो भी आपको कामयाबी मिल जाएगी, तो यहाँ लिटिल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या होगा? ए लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। अगला है सी इज द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन अवर क्लब। यहाँ एंड से दो एडजेक्टिव्स जोड़े गए हैं, एक तो एक्टिव, दूसरा है एनर्जेटिक, और दोनों पहले वाला अगर सुपरलेटिव डिग्री में लिखा गया है तो फिर दूसरा वाला भी सुपरलेटिव डिग्री में लिखा जाएगा, दोनों सेम डिग्री में प्रयोग होने चाहिए। तो से पूरा सेंटेंस बनेगा सी इज द मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट एनर्जेटिक। आर्टिकल एक ही जगह पर लगेगा लेकिन मोस्ट दोनों के साथ आएगा। सी इज द मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन अवर क्लब। यू मस्ट स्टडी द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। द 2 फर्स्ट एक महत्वहीन अर्थ रखता है, तो इसको जब सही करेंगे तो कहा जाएगा फर्स्ट 2, पहले 2 चैप्टर्स, यानी कंप्लीट होगा यू मस्ट स्टडी द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक। अगला है वुड यू प्लीज लेंड मी ए फ्यू नंबर ऑफ बुक्स फॉर ए मंथ आर सो। नंबर प्रकट करने वाली चीज़ों के साथ में जैसे बुक्स, मैन, स्टूडेंट्स, इन चीज़ों के साथ में फ्यू का प्रयोग होता है। क्वांटिटी शो करने वाली चीज़ों के साथ में लिटिल का प्रयोग होता है, लेकिन अगर क्वांटिटी और नंबर शब्द ही दे दिए जाएं तो फिर फ्यू का प्रयोग नहीं होगा।
तब अगर मात्रा में या संख्या में कम है तो स्मॉल का प्रयोग किया जाएगा, अगर ज़्यादा है तो लार्ज का प्रयोग किया जाएगा। अब फ्यू लिखा है तो स्पष्ट है कि संख्या में वो कम ही होंगे, अगर कम है तो फिर यहाँ पर ए स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स सही रहेगा। आप चाहे तो इसको दूसरे प्रकार से भी सही कर सकते हो, जैसे ए फ्यू नंबर ऑफ बुक्स है तो इसको आप केवल इतना कह सकते हो ए फ्यू बुक्स, कुछ किताबें। लेकिन अगर नंबर शब्द आपको रखना है तो आपको कहना होगा ए स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स। अगर ये चीज़ ज़्यादा संख्या में होती तो कहा जाता ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, इस तरह से लिखा जाता। अगला सेंटेंस है सी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुण आपस में कंपेयर किए जाते हैं तो भले ही उन एडजेक्टिव्स में ER जोड़ा जा सकता हो, उनमें ER नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि उनसे पहले मोर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सी के पास दो क्वालिटीज हैं, क्लेवर भी है और ऑनेस्ट भी है, और उसी के यही दो गुण आपस में कंपेयर किए गए हैं। तो क्लेवर में तो ER जुड़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्लेवर से पहले मोर का प्रयोग करना होगा, क्योंकि सी के दो क्वालिटी कंपेयर हो रही हैं। सॉरी, सी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। अगला है आई विल नॉट डू दीज काइंड ऑफ एक्ट्स। अभी इस टाइप का एक सेंटेंस आया हुआ था, उसमें भी आपको बताया था दीज दोज का प्रयोग काइंड और टाइप शॉर्ट के साथ में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर नंबर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो बनेगा आई विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ एक्ट्स। अगला है सी नॉट ओनली केम टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर ओल्ड बुक्स। ग्रामर में आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें कंपाउंड सेंटेंस अभी आपको हाल ही में पढ़ाया गया है, और उसमें आपको बताया गया नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग। होता क्या है इसमें कि जो चीज़ कॉमन होती है उसको एक साइड में करते हैं, जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं उनको नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ते हैं। यहाँ पर पूरा सेंटेंस अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमारा सेंटेंस ये बनेगा सी केम टू सी मी, और दूसरा सेंटेंस बनेगा सी केम टू टेक हर ओल्ड बुक्स, जिसमें दोनों पोर्शन में दोनों सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि सी केम टू आ रहा है। अब टू तक तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन टू वर्ब को इन्फिनेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया गया, तो टू को कॉमन नहीं लेंगे। बचा हुआ कॉमन क्या है, सी केम, इतना कॉमन मिल रहा है, तो सी केम एक साइड में हो जाएगा, पहले सेंटेंस का लिखा जाएगा, सेकेंड सेंटेंस का नहीं आएगा। तो बनेगा सी केम नॉट ओनली टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर ओल्ड बुक्स, इस तरह से सही होगा। अगला है सी इज एज ऑनेस्ट इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। यहाँ जो एज ऑनेस्ट लिखा गया है ये पॉजिटिव डिग्री में है, और पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव को एज या सो एज के बीच में लिखा जाता है, जिसमें एज ऑनेस्ट एक अधूरे के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो इसको सही से ऐसे लिखेंगे एज ऑनेस्ट एज। अगला देखिए देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स इन द डाइनिंग हॉल। लेस लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है और इसका सुपरलेटिव होता है लीस्ट। अब लेस, लिटिल हो या लीस्ट हो, ये सभी क्वांटिटी शो करने वाले चीज़ों के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर 50% है जो काउंटेबल है, और काउंटेबल के साथ में फ्यू का प्रयोग होगा। क्योंकि लेस कंपैरेटिव डिग्री में तो फ्यू का भी कंपैरेटिव ही हमें यूज करना होगा, तो से बनेगा नो फ्यूअर देन 50%, यानी कंप्लीट सेंटेंस होगा देयर वर नो फ्यूअर देन 50% इन द डाइनिंग हॉल। ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। ये अभी एक ऑनेस्ट वाला ऊपर सेंटेंस पहले बताया जा चुका, उसके आधार पर एज इंटेलिजेंट लिख करके खत्म कर दिया गया, जिसको कंप्लीट पॉजिटिव डिग्री के रूप में रखेंगे तो कहा जाएगा ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। माई ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जितने भी होते हैं जैसे ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, रेयरली, हार्डली, एवर, नेवर, ये जितने भी शब्द हैं इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होता है, न कि वर्ब के बाद में। तो इसको सही ऐसे करेंगे माई ब्रदर ऑफन कम्स एवरी संडे। अगला है ही रिटर्न्ड इमीडिएट। यहाँ पर इमीडिएट एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जबकि ये विशेषता बता रहा है रिटर्न्ड वर्ब की, और वर्ब की जो विशेषता बताता है वो होता है एडवर्ब, तो यहाँ पर सही होगा ही रिटर्न्ड इमीडिएटली। अगला है सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट्स। अभी ऑफन के बारे में बात करी थी, तो ऑफन की तरह सेल्डम भी होता है, तो सेल्डम का प्रयोग भी
हेल्पिंग वर्ब के बाद वो मेन वर्ब से पहले होता है। लेकिन कभी कभी हम इन्वर्जन जब करते हैं तो सेल्डम ऑफन जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले भी लिखा जा सकता है। जब इसको हम सबसे पहले लिखते हैं तो इनके बाद में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सही बनेगा सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स। इट इज नथिंग एल्स देन शेयर मैडनेस। एल्स के साथ में देन का प्रयोग नहीं होता है, एल्स के साथ हमेशा बट का प्रयोग होता है। अदर के साथ देन आता है, जबकि एल्स और अदर दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब अन्य होता है। तो बनेगा इट इज नथिंग एल्स बट शेयर मैडनेस। वी सेल्डम और एवर मीट अवर रिलेटिव्स दीज डेज। सेल्डम निगेटिव सेंस रखता है और निगेटिव के साथ में निगेटिव वाले शब्द ही प्रयोग किए जाएंगे, एवर का प्रयोग नहीं होगा। तो कंप्लीट बनेगा वी सेल्डम और नेवर मीट अवर रिलेटिव्स दीज डेज। अगला आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी अक्रॉस द रोड। यहाँ रेयरली जो शब्द लिखा गया है ये निगेटिविटी शो कर रहा है और डबल निगेटिव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सेकेंड पोर्शन में यहाँ पर हम दूसरे में देख रहे हैं कि नोबडी लिखा गया है, नोबडी भी निगेटिव शो कर रहा है, तो नोबडी नहीं आएगा, एनीबडी का प्रयोग किया जाएगा। बनेगा आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी क्रॉस द रोड। ए सोल्जर इज नेवर ट्रेंड टू फाइट कावर्डली। फाइट यहाँ पर वर्ब है और उस वर्ब की विशेषता बताने के लिए कावर्डली का प्रयोग किया गया। जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं, जबकि कावर्डली में एलवाई लगा जरूर है किंतु ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। हमें यहाँ पर चाहिए एडवर्ब और इसका एडवर्ब बनता है कावर्डली मैनर। जो कावर्ड होता है जिसका मतलब कायर होता है वो नाउन का काम करता है। कावर्डली जब कहते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाता है और जब कावर्डली मैनर कहते हैं तो ये होता है एडवर्ब। तो यहाँ पर हमें एडवर्ब लिखना होगा, तो कंप्लीट सेंटेंस लिखा जाएगा ए सोल्जर इज नेवर ट्रेंड टू फाइट कावर्डली मैनर। अगला है शी इज एनफ वाइज टू अलाउ हर सन टू गो। एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। अगर एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है तो ये जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उस नाउन से पहले प्रयोग किया जाएगा। अगर एनफ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हुआ है तो ये जिसकी भी विशेषता बता रहा है उसके बाद में प्रयोग होगा। यहाँ पर एनफ विशेषता बता रहा है वाइज की, वाइज एडजेक्टिव है, इसका मतलब एनफ यहाँ पर एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, तो एनफ कर रहा है काम एडवर्ब का। और अगर ये एडवर्ब का काम कर रहा है तो ये वाइज के पहले नहीं लगेगा, वाइज के बाद में प्रयोग किया जाएगा। तो कंप्लीट लिखा जाएगा सी इज वाइज एनफ टू अलाउ हर सन टू गो। अगला सेंटेंस है आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। रिगार्ड के साथ हमेशा एज का प्रयोग किया जाता है, तो लिखा जाएगा आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। ऑल्दो आई वॉज इन दिल्ली लास्ट मंथ आई नेवर मेट हिम। ड्यूरेशन शो करने के लिए नेवर का प्रयोग होता है, लेकिन स्टैटिक एक्शन के लिए पास्ट इंपेटेंस का साधारण सेंटेंस बनेगा ऑल्दो आई वॉज इन दिल्ली लास्ट मंथ आई डिड नॉट मीट हिम। इस तरह से लिखा जाएगा आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट ए मोर इंटरेस्टिंग मैन इन माई लाइफ। यहाँ पर भी ड्यूरेशन शो करने लगा है नेवर, जबकि यहाँ स्टैटिक एक्शन है, तो इस तरह से लिखा जाएगा आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। मैंने पूरा लिखा जाएगा आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव मेट ए मोर इंटरेस्टिंग मैन इन माई लाइफ। दिस इज द सेम बुक फॉर दैट आई हैव बीन लुकिंग। किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में प्रीपोजिशन प्रयोग हो जाती है, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया हो तब प्रीपोजिशन अंत में आती है। अब बुक वस्तुओं के रूप में है तो वस्तुओं के साथ तो व्हिच का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट यानी बुक से पहले सेम का प्रयोग किया गया, तो सेम की वजह से दैट का प्रयोग होगा और उस दैट के प्रयोग हो जाने की वजह से प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं लगेगी, प्रीपोजिशन लास्ट में आएगी। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा दिस इज द सेम बुक दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। इट इज नॉट ए सेफ प्लेस टू लिव। तो ये ऐसे कहा जाएगा इट इज नॉट ए प्लेस सेफ टू लिव। अगला है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस। इन्वेस्टिगेट जब वर्ब आती है तो इसके साथ में इनटू का प्रयोग नहीं होता है, या इनटू को हटाना होगा। अगला वी शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ आवर वेल विशर्स। लिसन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है, तो सही होगा वी शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ आवर वेल विशर्स। इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी
नन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। डिस्क्रिमिनेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो सेंटेंस होगा इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी नन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। अगला है सी इज वेरी एरोगेंट बिकॉज सी कम्स फ्रॉम ए रिच फैमिली। किसी परिवार से संबंध रखने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता, ऐसी कंडीशन में ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तो सही होगा सी इज वेरी एरोगेंट बिकॉज सी कम्स ऑफ ए रिच फैमिली। अगला है ही डज नॉट अपीयर टू बी अवेयर एज टू हिज मेरिट्स। अवेयर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तो सही होगा ही डज नॉट अपीयर टू बी अवेयर ऑफ हिज मेरिट्स। अगला है although baffling change that I noticed in him nowadays is that he avoids to speak to me। baffling का मतलब होता है चौंकाने वाली कोई चीज होती है, स्टार्टलिंग होता है, उसको baffling कहते हैं। और इसमें हम लास्ट में देख रहे हैं अवॉइड्स का प्रयोग किया गया है। अवॉइड एक वर्ब है और अवॉइड के साथ में जो दूसरी वर्ब आती है वो कभी इन्फिनेटिव नहीं होती, वो हमेशा जीरेंड का प्रयोग किया जाता है, तो टू स्पीक का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्पीकिंग। अगला है सी वाज टॉलर देन आइदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स। आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, अगर दो से ज्यादा है तो एनी ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, अगर यही निगेटिव में अगर होते तो नन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तो सेंटेंस बनेगा सी वाज टॉलर देन एनी ऑफ हर 5 सिस्टर्स। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। एब एंड फ्लो दो चीजें एंड से जोड़ेंगी, लेकिन दोनों का संबंध किसी एक चीज से ही है, इसलिए आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ इज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगला है ए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मथुरा स्कल्प्टर्स। स्कल्प्टर्स होता है मूर्तिकार of the period were the creation and popularization of the Buddha's image in human form। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ए मेजर कंट्रीब्यूशन, ये सब्जेक्ट है, मुख्य योगदान, और मुख्य योगदान यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है, तो वर्ब प्लूरल की कैसे आ सकती है? वर्ब सिंगुलर नंबर की होगी, वर्ब की जगह पर वाज का प्रयोग किया जाएगा। अगला है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव टाइप यानी एमसीक्यूज टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको बेस्ट आंसर्स छांट कर बताना है कौन सा सही होगा। पहला है ही सेल्डम हैज फैटी फूड, ही इज सेल्डम हैविंग फैटी फूड, ही हैड सेल्डम हैड फैटी फूड, या फिर सभी सेंटेंस सही है। इसमें सही जवाब है ए वाला। आइए बताते हैं ऐसा क्यों है। सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन, इनका प्रयोग हैबिट शो करने के लिए किया जाता है, और हैबिट शो करने वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो हैज जिसमें लिखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो तब होता जब हैज का प्रयोग किया जाता और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, लेकिन हैज का प्रयोग किया गया हो, हैव का प्रयोग किया गया हो, ये स्वयं मेन वर्ब का काम कर रही होती हैं, तो ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, और लिंकिंग वर्ब्स का प्रयोग इंडेफिनिट टेंसेस में होता है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है बाई 5 o'clock yesterday I caught only one fish। नेक्स्ट है बाई 5 o'clock yesterday I will have caught only one fish। नेक्स्ट है बाई 5 o'clock yesterday I had caught only one fish, या फिर सभी सेंटेंस सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा सही होगा? बाई लगा करके अगर समय दिया गया हो, बाई प्रीपोजिशन का काम करती है, जिसका मतलब बिफोर होता है, और बिफोर के साथ में सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आता है, लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है। बाई के बाद में, आफ्टर के बाद में जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यानी बाई के बाद 5 o'clock yesterday जो लिखा है इसमें पूरा सेंटेंस दिख नहीं रहा, लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर प्रिंसिपल क्लॉज जो बची है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आई काट ओनली वन फिश, आई विल हैव काट ओनली वन फिश, आई हैड काट ओनली वन फिश। अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज की बात करें तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है बाई अब बिफोर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पर सही ऑप्शन में मिल रहा है, तो आई हैड काट ओनली वन फिश, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन, और ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको भरना है कैन रिटर्न, मे रिटर्न, शुड रिटर्न, नन। वह आशा करती है कि उसका पुत्र वापस आ सकता है,
कैन का प्रयोग क्षमता योग्यता प्रकट करने के लिए होता है। मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए हो सकता है, लेकिन अक्सर ये ड्यूटी प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करती है, इसका मतलब वो गेस कर रही है, संभावना व्यक्त कर रही है, तो इसके लिए मे रिटर्न का प्रयोग किया जाएगा। यानी सही जवाब होगा बी वाला। सिंस द कीज आर विद माई ब्रदर, सिंस का मतलब चूंकि है, चूंकि चाबियां मेरे भाई के साथ हैं। बचा हुआ पोर्शन है आई ब्लैंक स्पेस यू मनी, इसमें आपको भरना क्या है, विल नॉट लेंड, कैन नॉट लेंड, मे नॉट लेंड या कुछ भी नहीं। चूंकि चाबियां मेरे भाई के साथ हैं इसलिए मैं आपको धन नहीं दूंगा। विल नॉट रिटर्न आएगा तो फिर क्या ये हो सकता कि मैं आपको धन नहीं दूंगा, या धन नहीं दे सकता हूं, क्षमता योग्यता के लिए आता है। मे नॉट रिटर्न पॉसिबिलिटी के लिए आता है, तो इसमें कौन सा सही होगा, वो असमर्थ है, सामर्थ्य अब उसकी नहीं रही है क्योंकि चाबियां ही नहीं है तो वो नहीं दे सकता है धन, तो बी ऑप्शन सही होगा, कैन नॉट लेंड। टुडे एवरीवन विशेस ब्लैंक स्पेस मनी क्विकली, आज हर कोई इच्छा करता है धन कमाने की, उद्देश्य, और उद्देश्य प्रकट करने के लिए हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, और इन्फिनेटिव यहाँ पर दिया है बी ऑप्शन में, टू रिटर्न, टू अर्न का प्रयोग किया जाएगा। अगला है द पुलिस ब्लैंक स्पेस इनटू एक्शन ऑन रिसीविंग टेलीफोन कॉल स्टरडे। ऑप्शन है स्वंग, दूसरा भी स्वंग पढ़ेंगे, तीसरा स्विंग, तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें बी वाला सही होगा स्वंग, क्योंकि पहले वाला ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है SWANG, जो स्विंग होता है उसका सेकेंड थर्ड होता है स्वंग। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज लॉस्ट ब्लैंक स्पेस सेंस ऑफ शेम, तो लॉस्ट के साथ इनटू का प्रयोग किया जाएगा, वह अपने ख्वाबों में खोया रहता है, शर्मिंदगी के भाव में रहता है। अगला है एज ए स्टेप टू रिनोवेशन, नवीनीकरण, ही हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस ओल्ड फर्नीचर ब्लैंक स्पेस न्यू वन, तो रिप्लेस जब कोई कार्य किसी के बदले में किया जाता है तो फिर प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी वाला होगा। तो ये थे 50 सेंटेंस जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.